अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नोवा की करंट अफेयर पॉडकास्ट सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सीरीज़ का मकसद करंट अफेयर्स के हवाले से जो भी अपडेट्स हैं डेली न्यूज़पेपर के साथ आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि आपको इस बात का बहुत ज़्यादा पता है कि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने वक्त के साथ साथ अपडेट करना होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को साथ साथ पढ़ना होता है, एनालिस्ट जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं आपको उसको भी अपने साथ साथ नोट डाउन करना होता है। तो हमारी इस कोशिश में, क्योंकि एस्पायरेंट्स को हमेशा इस बात पे डिफ़िकल्टी रही है कि करंट अफेयर्स में क्या पब्लिश हो रहा है वो साथ साथ उसको टैली नहीं कर सकते, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम इन पॉडकास्ट में कुछ गेस्ट को भी मदऊ करें आपके साथ। यहाँ हमारे साथ वो होंगे जो मौजूदा करंट सिचुएशन के ऊपर बात भी करेंगे और उससे आपको मज़ीद आसान एनालिसिस समझने का मौका मिलेगा। आज इस पॉडकास्ट में मैं ही आपके साथ हूँ, ये पहली एपिसोड है और करंट अफेयर्स के हवाले से मेरे पास 2-3 अखबार हैं, ट्रिब्यून है, दी न्यूज़ है और डॉन है। इसमें क्या पब्लिश हुआ है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो टॉपिक आज डॉन की भी लीड स्टोरी के तौर पे रहा वो IMF के साथ होने वाली पाकिस्तान की डील है। तो जिस टॉपिक को इस वक्त हम कवर करने जा रहे हैं वो है इकॉनमी। आज इस पे अभी तक की अपडेट्स क्या हैं और इस अपडेट्स का पिछले वीक के साथ क्या कनेक्शन है, तो हम इस करंट अफेयर्स को लास्ट वीक तक आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम IMF के साथ पाकिस्तान की डील की बात करें तो इकॉनमी के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो IMF से मिलने वाला कर्जे की ट्रंच है। आज के अखबार ने ये लीड स्टोरी पब्लिश की है कि डार ब्लेम्स फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार की बात हो रही है, ब्लेम्स ट्रस्ट डेफिसिट। वो समझते हैं कि ट्रस्ट डेफिसिट एक वक्त सबसे बड़ा इशू है IMF के साथ डील ना होने का, विद IMF फॉर डिलेड डील, क्योंकि ये डील जो है वो डिले हो रही है। अच्छा, इस डील का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं आपको अगर बताऊं तो इस डील का कॉन्टेक्स्ट ये बनता है कि हमारे पाकिस्तान में जब भी कभी बजट डेफिसिट होता है, यानी हमें हमारी हुकूमत चलाने के लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होता है, तो हमें IMF से पैसे लेने होते हैं या वर्ल्ड बैंक से लेने होते हैं या यूजुअली एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया जाने वाला कर्जा जो है वो ज़ाहिर है कुछ कंडीशंस पर मिलता है। तो इस वक्त पाकिस्तान ने जब अपना 22वां प्रोग्राम IMF से लेने की कोशिश की, 2019 में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान थे और उन्होंने IMF के साथ जो डील की, जो बेल आउट पैकेज हुआ, उसमें $6.5 बिलियन पाकिस्तान को मिलने थे और इसके तहत ज़ाहिर है कुछ कंडीशंस IMF की तरफ से थी जो वक्त के साथ साथ पूरी करनी थी और कमिटमेंट के बाद फिर बाकी अक़साद जो हैं पाकिस्तान को मिलनी थी। लेकिन इसमें कुछ वजूहात की वजह से डिले रहा। आज के अखबार में इसहाक डार ने उनकी तरफ पॉइंट आउट किया है कि उनकी वजूहात क्या रही हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मिस कमिटमेंट रही है, जो चीज़ें IMF के साथ तय होती रही हैं उनको पूरा नहीं किया जाता रहा, इसलिए IMF अब रिजिड भी है और IMF शायद पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर रहा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट वजह उन्होंने बताई कि IMF इस वक्त पाकिस्तान के साथ, क्योंकि अमेरिका के हालात चाइना के हवाले से भी और अफ़गानिस्तान सूरत हाल की वजह से भी थोड़े टफ़ हैं, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक प्रेशर भी पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इस IMF डील में के हवाले से ही आज एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से आई। नेड प्राइस जो कि अमेरिका के US स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान के साथ अपने कमर्शियल इकोनॉमिक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बढ़ा सकता है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को IMF के साथ अपने मामला तय करने होंगे। यानी उन्होंने भी कंडीशन कर दिया कि पहले आप IMF की शराइत के साथ अपने कर्ज़े को पूरा करें, उनसे कर्ज़े की ट्रंच के हवाले से अपने इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो भी कंडीशंस लगाई जा रही हैं उनको पूरा करें और फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। ये दो खबरें, एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से IMF के साथ भी लिंक हो रही हैं और दूसरा ये IMF की जो डील है, अगर ये पाकिस्तान को मिलती है तो इसको मिलने के बाद पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है ये उसको भी कैटर करेगा। अच्छा, इसके साथ जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इकॉनमी के हवाले से डिस्कस हुई है और आज ही के अखबार के साथ इसको लिंक करूँगा कि पाकिस्तान को जो मिलने वाला जो मुआहदा, जो स्टाफ लेवल मीटिंग है इसहाक डार पाकिस्तान गवर्नमेंट की और IMF की, वो तय पा गई हैं और तकरीबन $1.1 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिल सकते हैं। इस खबर का जो सबसे अच्छा इंप्रेशन है वो पहले स्टॉक मार्केट पे पड़ा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक फ्रेंचाइजेज़ हैं उनके अंदर फौरी तौर पर एक बूम आया और हमने देखा कि 200 पॉइंट से स्टॉक मार्केट भी इंक्रीज़ हुई है। ये आज की अखबार के साथ मैं आपको इस सारी बातों को लिंक कर रहा हूँ कि इस वीक में ये एक पॉजिटिव पेश रफ्त है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर
अंदर डॉलर की प्राइस पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, वो रिड्यूस होगी और पाकिस्तान का रुपया जो है वो वैल्यू होगा, जो आज की खबर है इसके मुताबिक। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़, थोड़ा सा पिछले हफ्ते के साथ इकॉनमी को लिंक कर दें तो आपको याद होगा कि मिड ऑफ फेब के अंदर ज़िमनी बजट या मिनी बजट के नाम से पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने एक मिनी बजट दिया, जिसके अंदर IMF की एक शर्त को माना गया था, और वो ये था कि 170 बिलियन रुपीज़ के जो टैक्सेस हैं उनका इजाफा किया जाए। और जब ये टैक्स बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है आवाम से या कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ये टैक्स लगने थे। तो पाकिस्तान के अंदर 17% GST भी जब पिछले साल नाफिज किया गया था, वो भी IMF की कंडीशन पे किया गया था। अब उस 17% को बढ़ाकर 18% किया गया कुछ इंडस्ट्री के लिए, और कुछ के लिए 25% किया गया। तो ये जो 170 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस कलेक्ट होंगे, 17 को 18 और 17 को 25% बढ़ाकर किए जाएंगे। तो ये भी अपडेट आपके पास होनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के ज़िमनी बजट के बाद जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा टैरिफ्स ऑफ GST टैक्सेस नाफिज हैं वो 18% हैं और 25% हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए। 33 मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके साथ ये नाफिज किया गया है। और उसके बाद एक जो और चीज़ इकॉनमी के हवाले से ही पिछले दिनों की पेशरफ्त है वो भी आपके नोटिस में होनी चाहिए। वो ये है कि जो पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, हमारा इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक की तरफ से 17% पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट था, जो कि बहुत ज़्यादा है पहले ही, लेकिन क्योंकि मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान का पैसा डी वैल्यू हो रहा है, तो सर्कुलेशन ऑफ मनी मुल्क में ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने 17% से 20% यानी 3% शरह सूद का बढ़ाना भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसका एक मैसेज है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो महंगाई का तूफ़ान है वो बढ़ेगा। और ज़ाहिर है हमने ज़िमनी बजट भी इसके साथ मुंसलिक देखा। तो ये सारी जो खबरें जो आज अखबार में प्रिंट हुई और पिछले वीक में जो इकॉनमी के हवाले से चल रहा है, इसको आपने अपने नोट्स के साथ और इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल के साथ अपडेट करना है। इसको साथ साथ आपने टैली करते रहना है, और मेरी कोशिश होगी कि कोई भी ऐसी नई चीज़ जो इकॉनमी के साथ अपडेट हो रही है वो आप तक हमेशा तक पहुंचती रहे, और कुछ एक्सपर्ट्स को भी इस पर मदऊ करेंगे जिन पे आपसे बात की जाए। एक तो पूरा कॉन्टेक्स्ट जो अखबार में आज आया, ये डॉन न्यूज़ के हवाले से मैंने आपको बताया, लेकिन साथ ही ट्रिब्यून ने एक डिफरेंट स्टोरी पब्लिश किया और उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि अभी तक इसहाक डार को ये नहीं पता कि एग्जैक्ट डेट क्या है जब $1.1 बिलियन पाकिस्तान के पास आएंगे। तो थोड़ा सा मिसट्रस्ट या थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो है वो अभी भी पाई जाती है कि शायद ये ट्रंच जो है पाकिस्तान लेने में कामयाब होता है या नहीं होता। ज़ाहिर है इससे इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। एक और चीज़ कि ये जो वर्ल्ड बैंक है उसने पाकिस्तान को ये कहा है कि आप 340 अरब रुपया जो है सब्सिडी दी जाती है उन लोगों को जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रिच हैं, अच्छी क्लास है, और जो लोअर क्लास है या पॉवर्टी में जो लोग हैं उनके साथ आप कोई सब्सिडी नहीं देते या उनको रिलीफ नहीं देते। तो ये जो सब्सिडी पैकेज है 340 अरब रुपए का रिच से, इसको भी ख़त्म किया जाए। ये खबर उन्होंने यूँ लिखी कि डब्ल्यू बैंक अर्जेस पाकिस्तान टू विड्रॉ 340 बिलियन रुपीज़ एनुअल सब्सिडी टू द रिच। सो ये चीज़ भी आपके नोटिस में होनी चाहिए कि हमारी सब्सिडी की जो कॉस्ट है 340, वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से रिकमेंडेड सजेशन है कि आपने ऐसा नहीं करना। ये सारी जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कशन की, ये सिर्फ इकॉनमी से रिलेटेड थी कि अखबार में मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह से चंक्स होते हैं और उन तमाम ख़बरों को हम कनेक्ट करके फिर हम अपना एक एनालिसिस बनाते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरह थी। अब हम चलते हैं एक और सूरत हाल के ऊपर। इंटरनेशनल सिनेरियो पे ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर पाकिस्तान का ताल्लुक हमेशा चाइना से रहा है और पाकिस्तान का ताल्लुक हमेशा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी रहा है। और दोनों ज़ाहिर है हमारे चाइना हमारा नेबर है और जो US है उसके साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट एलाई भी है। खबर ये आ रही है और डॉन के जो एडिटोरियल है उसमें आज ये पब्लिश हुआ है, साइनो US कन्फ्रंटेशन, यानी यूनाइटेड स्टेट्स और जो चाइना की कन्फ्रंटेशन है वो पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक परेशान उन सूरत हाल बन सकती है। ये बात यूँ हुई कि कुछ दिन पहले जो सदर हैं चाइना के शी जिनपिंग, उन्होंने एक ख़िताब किया और उस ख़िताब में उन्होंने 3 चीज़ों पे बात की: कंटेनमेंट, एनसर्कलमेंट एंड सप्रेशन ऑफ चाइना बाय US। उन्होंने कहा कि US जो है वो चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको सर्कल करने की कोशिश कर रहा है और वो उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और इस बयान से पहले भी अगर हम एक देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान हमेशा से रेवलरी रही है। अब दोबारा से ये रेवलरी इस तरह से आ रही है कि एक डेट है जो प्रेडिक्ट की जा रही है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक सीनियर ऑफिशियल हैं जो कि एयरफोर्स के मेंबर हैं, जिन्होंने ये कहा है कि 2025 के अंदर
चाइना और यूएस की फुल फ्लेज वॉर हो सकती है। इस वजह से वो अपनी जो जंगी साजो सामान है और बाकी तैयारियों को भी कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम हिस्ट्री देखें तो ताइवान का जो क्राइसिस हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चाइना की जो ट्रेड का इश्यूज चल रहे हैं, फिर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, क्वाड का इशू है, पाकिस्तान के साथ चाइना के हवाले से प्रेशर है, सी पैक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स जो कर रहा है, इसके साथ जापान है, फिलिपाइन सी है, साउथ चाइना सी के अंदर जो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है। तो हालात आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ बढ़ रहे हैं कि खुदा न खास्ता 2025 के अंदर एक बड़ी जंग जो है वो इन दो मुल्कों के दरमियान लड़ी जा सकती है, जिसका बयान यूएस सीनियर एयरफोर्स ऑफिशियल का बयान कि 2025 में जंग हो सकती है। और दूसरी तरफ शी जिनपिंग की तरफ से ये कहना कि चाइना जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की कंटेनमेंट, एनसर्कलमेंट और सप्रेशन की पॉलिसीज़ को देख रहा है और हम इसका जवाब दे सकते हैं। इसका जो असर है वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो चाइना के साथ इन रिलेशन है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंस के साथ साथ हम उनके साथ बहुत सारी डिप्लोमेटिक फेवर्स के साथ भी जुड़े हैं। और अगर इस सूरत हाल में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पाकिस्तान नहीं जाता या न्यूट्रल होता है तो ये अभी से पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। तो ये चीज़ आपकी पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, पाक चाइना रिलेशंस, पाक यूएस रिलेशंस के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। और इस पर जो भी चीज़ें आजकल पब्लिश हो रही होंगी आपके साथ शेयर करेंगे, एक्सपर्ट्स को भी इसके साथ आपके साथ बिठाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें अभी से इनिशिएट हो गई हैं, एक नया एंगल है जो इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्डर में दाखिल होने जा रहा है, तो आपको इसके हवाले से पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट खबर और भी जो आज अखबार का हिस्सा है वो है कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल जो हैं उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो अपकमिंग मीटिंग है जो कि 10 से 12 मार्च में दिल्ली के अंदर होने जा रही है, वहाँ ना जाने का फ़ैसला किया है। अच्छा, ये फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो किया है और इसके साथ जो फ़ॉरेन ऑफिस है ज़ाहिर उनकी तरफ से ये डिसीजन था जो कि चीफ जस्टिस साहब के साथ भी टेकअप हुआ और उसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अनाउंस कर दिया कि हम दिल्ली में होने वाला जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है उसको अटेंड नहीं करेंगे। अच्छा, इसी के साथ दूसरी जो खबर है वो ये कि मई के अंदर फॉरेन मिनिस्टर्स की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं SCO के प्लेटफॉर्म से वो भी गोवा इंडिया में होने जा रही हैं और उसमें ज़ाहिर इन्विटेशन जो है वो दिया गया है पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनको। और इसमें जो ये जो चीफ जस्टिस लेवल की मीटिंग्स थी इसमें चीफ जस्टिस साहब को इन्विटेशन दिया गया। अब इन दोनों मीटिंग्स में इसमें तो पाकिस्तान बाइकआउट कर चुका कि SCO में चीफ जस्टिस की मीटिंग में पाकिस्तान नहीं जा रहा, लेकिन जो गोवा की मीटिंग है उसका भी डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन आपने इसको नोट डाउन भी रखना है, इसको नोटिस में रखना है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ज़ाहिर है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक फंक्शनल फोरम है, सार्क ऑलरेडी डेड हो चुका है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात की वजह से। अब ये दोनों किसी भी ऐसे पॉइंट के ऊपर अगर वो दोनों दो मुल्कों की सरजमीन के ऊपर होता है तो इसको बाइकआउट करते हैं। इसका अगर थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आप देखें तो इसका कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस के अंदर भी आपको नज़र आता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर होने वाले मैचेस को इंडिया बाइकआउट कर रहा है और इंडिया के अंदर होने वाले मैचेस को पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, दोनों के लिए ICC भी एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म UAE या बाकी स्टेडियम्स को कंसीडर कर रही है। तो ये रेवलरी जो है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के हवाले से है और दोनों के एक दूसरे को बाइकआउट करना जो है वो डेफिनेटली दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर एक फेलियर के तौर पे देखा जाएगा। और ये दोनों एग्जांपल्स जो कि फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है मई में गोवा में और जो अभी मार्च के अंदर चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं SCO मेंबर कंट्रीज़ की, उनके अंदर पाकिस्तान का बाइकआउट करना पाक इंडिया रिलेशंस के हवाले से एक अच्छी खबर नहीं है। तो इस 3 खबरों को भी आपके साथ मैंने शेयर किया है कि आप अपने अखबार को रीड करते वक्त उनमें से वो पॉइंट्स जो आपके सिलेबस के साथ मुंसलिक होते हैं उनको नोट डाउन किया करें ताकि इन एनालिसिस को आप अपने पूरा थ्रू आउट द ईयर साथ साथ अपडेट कर सकते हैं। हमारी कोशिश थी कि कम वक्त में ज़्यादा आपके साथ चीज़ें शेयर की जाएँ, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये चीज़ें मज़ीद डिटेल होंगी। आपने अपना फीडबैक कमेंट्स में हमें ज़रूर देना है ताकि आप जो चीज़ें हमसे इस पॉडकास्ट की सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से हमसे लेना चाहते हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना रखें बहुत सा ख्याल, हमेशा देखते रहें नेशनल ऑफिसर एकेडमी वेयर ड्रीम्स कम ट्रू।